हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी का सेकेंड वीडियो लेकर आ रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग न्यूमोनिया पर बात करेंगे। ठीक है, न्यूमोनिया काफ़ी आसान सा टॉपिक है। इसका हम लोग पहले पढ़ेंगे कि न्यूमोनिया होता क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे कि लोबार न्यूमोनिया, ब्रोंको न्यूमोनिया क्या होता है, टिपिकल एटिपिकल न्यूमोनिया क्या होता है, सेटिंग बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है। फिर हम स्टेजेस ऑफ न्यूमोनिया देखेंगे, जैसे कि टिपिकल लोबार न्यूमोनिया के क्या स्टेजेस है, फिर एटिपिकल न्यूमोनिया के क्या स्टेजेस है, फिर हम लोग कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि न्यूमोनिया होता क्या है। देखो, न्यूमोनिया का सिंपल मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। न्यूमोनिया का क्या मतलब है? न्यूमोनिया का सिंपल मतलब है इन्फेक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। अब अगर लंग पैरेन्काइमा का इन्फेक्शन हो रहा है, उसके बाद क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा, और इसके बाद होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। अब आपको पता है कि जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है तब क्या फॉर्म होता है? इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट फॉर्म होते हैं। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट फॉर्म हो रहे हैं, ये एक्यूमुलेट होते हैं एल्वियोलाई के अंदर। किसके अंदर? एल्वियोलाई के अंदर। और जिस वजह से जो लंग है वो नॉन एरेटेड होती है। नॉन एरेटेड का सिंपल मतलब क्या है कि यहाँ पर एयर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता, और एयर गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर जो लंग है वो फर्म बन जाएगी, और इसी फर्म लंग को हम लोग कहते हैं कंसोलिडेशन। समझ गए? तो नॉन एरेटेड लंग जिसमें एयर गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, दैट इज कंसोलिडेशन। समझ गए सब लोग? अब एक बात समझो कि जो आपका एक्सरे है, एक्सरे उसके अंदर नॉर्मल लंग का पैरेन्काइमा जो है वो वाइट दिखता है। सॉरी, नॉर्मल लंग का पैरेन्काइमा कैसा दिखता है? ब्लैक दिखता है। लेकिन ये जो कंसोलिडेशन है, इट लुक्स वाइट। तो देखो, ये जो वाइट कलर है दैट इज नथिंग बट कंसोलिडेशन। समझ गए सब लोग? सो दिस इज न्यूमोनिया। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमोनिया। तो हम लोग न्यूमोनिया को कैसे क्लासीफाई करते हैं? देखो, पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ग्रॉस। तो बेस्ड ऑन ग्रॉस हम लोग न्यूमोनिया को दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। पहला है लोबार न्यूमोनिया, दूसरा है ब्रोंको न्यूमोनिया। अब लोबार न्यूमोनिया का मतलब क्या है? देखो, समझो बात को। तो लोबार न्यूमोनिया का क्या मतलब है कि अगर एंटायर लोब अफेक्ट हो रहा है, एंटायर लोब ऑफ लंग अगर अफेक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं लोबार न्यूमोनिया। ठीक है, और अगर कुछ पैची एरियाज, मल्टीपल पैची एरियाज अगर अफेक्ट हो रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रोंको न्यूमोनिया। अब ध्यान से सोच के बताओ कि अगर आपको पूरे लोब को अफेक्ट करना है तो आपका जो ऑर्गेनिज्म है जो कि न्यूमोनिया कॉज कर रहा है वो ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, बराबर? तो मोर विरुलेंट ऑर्गेनिज्म, लोबार न्यूमोनिया किस में होगा कि अगर आपका ऑर्गेनिज्म जो है, मोर विरुलेंट ऑर्गेनिज्म है, या तो फिर आपकी इम्यूनिटी काफ़ी कम है, तो फिर आपको लोबार न्यूमोनिया हो सकता है। और लोबार न्यूमोनिया जो है, अब ये मोर विरुलेंट ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल यहाँ पर स्टेप्टोकॉकस न्यूमोनी, ये काफ़ी पावरफुल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो मोर विरुलेंट ऑर्गेनिज्म या फिर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको लोबार न्यूमोनिया होगा। ब्रोंको न्यूमोनिया, इसमें क्या हो रहा है? मल्टीपल पैची एरियाज आ रहे हैं। ये देखो डायग्राम देखो, लोबार न्यूमोनिया पूरा लोब अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और पैची एरियाज, यहाँ पर मल्टीपल पैची एरियाज दिख रहे हैं, दैट इज ब्रोंको न्यूमोनिया। अब ब्रोंको न्यूमोनिया ध्यान से सोच के बताओ किस में होगा कि अगर आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, या तो ऑर्गेनिज्म जो है वो लेस विरुलेंट है, तो फिर आपको जो है ब्रोंको न्यूमोनिया हो सकता है। समझ गए? पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रॉस। अगला क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन इटियोलॉजी। अब देखो, इटियोलॉजी पर क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ध्यान से समझो। ठीक है, देखो, इटियोलॉजी पर हम लोग न्यूमोनिया को क्लासीफाई करते हैं। पहला है टिपिकल और दूसरा है एटिपिकल। एक एक चीज़ को ध्यान से समझो। देखो, टिपिकल न्यूमोनिया क्या होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजन। और जो एटिपिकल न्यूमोनिया है, इट इज़ कॉज्ड बाय इंट्रा सेल्यूलर पैथोजन। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजन ये मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरियाज की वजह से अगर न्यूमोनिया हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं टिपिकल न्यूमोनिया, जो कि एक्स्ट्रा सेल्युलर पैथोजन है। और इंट्रा सेल्युलर पैथोजन के एग्जांपल से मोस्ट कॉमनली ये एक तो माइकोप्लाज्मा की वजह से हो सकता है, माइकोप्लाज्मा विच इज़ अ बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, और दूसरा है वायरस की वजह से भी हो सकता है। तो ये होता है ड्यू टू इंट्रा सेल्युलर पैथोजन। समझ गए सब लोग? ओके, मुझे एक बात सोच के बताओ कि अगर आपका पैथोजन एक्स्ट्रा सेल्युलर है तो इन दोनों में से एल्वियोलाई को कौन अफेक्ट कर सकता है? देखो, एल्वियोलाई खाली स्पेस है, राइट? तो एल्वियोलाई को अफेक्ट कौन कर सकता है? देखो, एल्वियोलाई क्या है? इट इज़ अ खाली स्पेस है। तो खाली स्पेस मतलब यहाँ पर सेल है क्या? नहीं। तो यहाँ पर कौन सा पैथोजन ग्रो कर सकता है? एक्स्ट्रा सेल्युलर पैथोजन, बराबर। तो एल्वियोलाई को अफेक्ट कौन कर सकता है? टिपिकल न्यूमोनिया। एल्वियोलाई को
ये जो है अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, एल्वियोलाई को अफेक्ट कर सकता है। और ये जो है, क्या ये एल्वियोलाई को अफेक्ट कर सकता है? एटिपिकल निमोनिया नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर पैथोजन की वजह से हो रहा है। तो ये किसको अफेक्ट करेगा? याद करो, इट विल अफेक्ट इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम, ठीक है, इट विल अफेक्ट इंटरस्टिशियम। अब ये एल्वियोलाई को अफेक्ट कर रहा है, कौन सा? टिपिकल वाला। तो मुझे बताओ स्पुटम किस में बनेगा? कफ विथ स्पुटम किस में बनेगा? कफ विथ स्पुटम बनेगा टिपिकल के अंदर, राइट। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कफ विथ स्पुटम। क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई को अफेक्ट कर रहा है। और ये जो स्पुटम है, ये जो स्पुटम है दैट इज रस्टी ब्राउन इन कलर। याद रखना, रस्टी ब्राउन इन कलर, समझ गए? रस्टी ब्राउन क्यों होता है, इसका रीज़न हम लोग समझेंगे। मुझे बताओ, ये इंटरस्टिशियम को अफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको कफ देखने को मिलेगा, लेकिन क्या यहाँ पर स्पुटम देखने को मिलेगा? नहीं, यहाँ पर स्पुटम विल नॉट बी प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि इंटरस्टिशियम को अफेक्ट कर रहा है, एल्वियोलाई को नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर कफ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरस्टिशियम में जो है वो थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, जिस वजह से कफ का रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो रहा है। बस यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर स्पुटम नहीं है, तो इसको हम लोग ड्राई कफ कह सकते हैं, राइट। तो ड्राई कफ, तो ड्राई कफ किस में देखने को मिलता है? एटिपिकल निमोनिया। तो याद करो, कोविड-19 के इन्फेक्शन के अंदर जो खांसी आ रही थी वो ड्राई कफ थी, बराबर। तो ड्राई कफ आपको किस में देखने को मिलता है? एटिपिकल के अंदर। अगली चीज़ जो आपको याद रखनी है, देखो अब एल्वियोलाइज को ये अफेक्ट कर रहा है, राइट। एल्वियोलाइज को अफेक्ट कर रहा है तो ये थोड़ा सीरियस इशू है, और ये इंटरस्टिशियम को अफेक्ट कर रहा है तो इतना सीरियस इशू नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ट्रीटमेंट मोस्टली देनी पड़ती है, और इसके लिए आपको पेशेंट को एडमिट कराना पड़ता है, एडमिट कराना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो है एटिपिकल निमोनिया, ये मेनली ओपीडी में ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ओपीडी में ही सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, सेल्फ लिमिटिंग, ठीक है, सेल्फ लिमिटिंग। आपको याद होगा कोरोना में लोगों को क्वारंटाइन के लिए रखा जा रहा था, जो कोविड पॉजिटिव टेस्ट हो रहे थे। देखो, जिनको थोड़ा कम मात्रा में था सिम्टम्स, उनको ऐसा ही क्वारंटीन रख रहे थे, जिस वजह से क्या हो रहा था, क्योंकि कोविड सेल्फ लिमिटिंग था, कुछ दिनों के बाद वो ऑटोमेटिकली कम हो रहा था। तो इस वजह से ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, राइट। ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, इसलिए ओपीडी बेसिस में ही सॉल्व हो जाता है। इसीलिए एटिपिकल न्यूमोनिया का दूसरा नाम होता है वॉकिंग न्यूमोनिया। इसका दूसरा नाम क्या होता है? वॉकिंग न्यूमोनिया। क्योंकि इसमें हमें एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग ओपीडी बेसिस में सॉल्व कर देते। पेशेंट आएगा, सॉल्व कर देंगे, उसको भेज देंगे, समझ गए? उसका डायग्नोसिस करके उसको भेज देंगे, समझ गए? तो ये हो गया दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ईटियोलॉजी। अब तीसरा क्लासिफिकेशन एक समझो, लेकिन तीसरे क्लासिफिकेशन से पहले मैं आपको कुछ क्लूज बता दूं, जिनसे हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई इस बंदे को अगर न्यूमोनिया है तो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यही होगा, हम लोग सिर्फ क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म हो सकता है। देखो, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूमोनिया इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड न्यूमोकोकस। लेकिन अगर किसी बंदे को सीओपीडी के अंदर न्यूमोनिया हो रहा है तो मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ न्यूमोनिया इन सीओपीडी इज हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूमोनिया इन एल्डरली इज मोरेक्सेला कैटारेलिस। फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल न्यूमोनिया, ये जो है मोस्ट कॉमनली स्टैफ ऑरियस की वजह से होता है। अब सेकेंडरी बैक्टीरियल न्यूमोनिया का क्या मतलब है? देखो, मान लो कि मुझे अभी वायरल फीवर है, वायरल इन्फेक्शन है, वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस है। अगर उसके कुछ दिनों के बाद अगर मुझे न्यूमोनिया हो रहा है तो उसका बैक्टीरिया का कॉज हो सकता है स्टैफ ऑरियस, ठीक है। अगला है माल नरिश्ड पीपल के अंदर कॉमन कॉज क्या है न्यूमोनिया का? कौन करता है? क्लेप्सियाला न्यूमोनी। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, ये जो क्लेप्सियाला न्यूमोनी है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है रेड कलर जेली स्पुटम। क्या देखने को मिलता है? रेड कलर जेली स्पुटम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, रेड कलर जेली स्पुटम। तो क्लेप्सियाला न्यूमोनी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? रेड कलर जेली स्पुटम। फिर पेशेंट विथ न्यूट्रोपेनिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वॉल्व होता है सुडोमोनास एरोजिनोसा। और अगला है ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स के अंदर अगर न्यूमोनिया हो रहा है तो उसमें लेजियोनेला न्यूमोफिला, ये कॉमन कॉज है, समझ गए? तो ये कुछ क्लूज है जिनके मदद से हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं कि भाई कौन सा माइक्रोब जो है न्यूमोनिया कर रहा है, ठीक है। 100% ये होगा ऐसा नहीं, लेकिन ये क्लूज है, समझ गए? ओके, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। और एक क्लासिफिकेशन रह गया है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखो, थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है? सेटिंग बेस्ड क्लासिफिकेशन। सेटिंग बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब सेटिंग बेस्ड का मतलब क्या है? देखो, अगर न्यूमोनिया कम्युनिटी से आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी बेस्ड न्यूमोनिया, कम्युनिटी बेस्ड न्यूमोनिया। या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं एक्वायर्ड न्यूमोनिया। और दूसरा क्या, अगर ये हॉस्पिटल में हो रहा है न्यूमोनिया तो दैट इज कॉल्ड एज नोजोकोमियल। ये थोड़ी टर्म याद रखना, नोजोकोमियल न्यूमोनिया। ये जो है हॉस्पिटल में हो रहा है दैट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड क्लासिफिकेशन दैट इज सेटिंग बेस्ड।
ठीक है, हमने क्या क्या देखा, हमने न्यूमोनिया क्या है वो समझा, फिर हमने क्लासीफाई किया पहले तो बेस्ड अपॉन ग्रॉस, फिर इटियोलॉजी, और तीसरा हमने क्लासीफाई किया कि सेटिंग बेस्ड न्यूमोनिया, और फिर हमने कुछ क्लूज भी देखे जिनके मदद से डायग्नोसिस में हमें मदद मिलती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ टिपिकल न्यूमोनिया। स्टेजेस ऑफ टिपिकल न्यूमोनिया, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, देखो स्टेजेस ऑफ टिपिकल न्यूमोनिया, पहली चीज़ एक चीज़ रिकलेक्ट करो, टिपिकल न्यूमोनिया कौन कॉज कर रहा था, एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोस्ट कॉमनली कौन कॉज कर रहा था, बैक्टीरिया। तो टिपिकल न्यूमोनिया क्या मैं लिख सकता हूँ, टिपिकल न्यूमोनिया इज नथिंग बट एक्यूट बैक्टीरियल न्यूमोनिया, राइट, एक्यूट बैक्टीरियल न्यूमोनिया। और जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये जो न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया होता क्या है, इट इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। न्यूमोनिया क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, जिसमें क्या हो रहा था, एल्वियोलाई के अंदर एक्सूडेट बन रहे थे, बराबर, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। तो मुझे बताओ एक्यूट इन्फ्लेमेशन के हॉल मार्क्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के हॉल मार्क्स क्या होते हैं। देखो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में पहले तो क्या होता है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ती है, क्या बढ़ती है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ती है। और दूसरा क्या होता है इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, अलॉन्ग विथ इनफिल्ट्रेशन ऑफ WBC, स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ती है अलॉन्ग विथ इनफिल्ट्रेशन ऑफ WBC। तो ये है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब देखो पहला स्टेज जो आता है टिपिकल न्यूमोनिया में, दैट इज स्टेज ऑफ कंजेशन। कौन सा स्टेज आता है, दैट इज स्टेज ऑफ कंजेशन। अब ये 1 से 2 दिन के बाद आता है। अब इसमें सिंपल चीज़ें होती है, देखो आराम से समझो, ठीक है, एकदम पॉइंट वाइज जाएंगे हम लोग। देखो स्टेज ऑफ कंजेशन में क्या होता है, पहली चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर वैजो डायलेशन होता है। देखो पहले ही पढ़ा था हमने कि वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ती है, तो अगर वैजो डायलेशन होगा तभी तो वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ेगी, बराबर। तो स्टेज ऑफ कंजेशन में सिर्फ और सिर्फ वैजो डायलेशन होता है, और यहाँ पर फीवर आना शुरू होता है। क्या होता है, फीवर आना यहाँ पर शुरू होता है। सो दिस इज स्टेज ऑफ कंजेशन। अगला स्टेज है रेड हिपेटाइजेशन। अब इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से समझो, ठीक है। देखो अब आपका वैस्कुलर परमिएबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हुई है। क्या हुआ है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई है, जिस वजह से क्या होता है, अब जो सेल्स है, जैसे कि आपका RBC हो गया, RBCs हो गए, WBCs हो गए, और फिर एक्सेट्रा जो है वो आपके एल्वियोलाई के अंदर आते हैं। जो भी ब्लड के जो भी सेल्स है ये एल्वियोलाई के अंदर आते हैं। क्या हो रहा है, सेल्स कहाँ पे आ रहे हैं, एल्वियोलाई के अंदर आ रहे हैं। और मुझे बताओ RBC का कलर क्या होता है, रेड होता है। तो जिस वजह से लंग कैसी दिखती है, रेड दिखना स्टार्ट होती है, तो इसलिए हम लोग इसको रेड हिपेटाइजेशन कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हिपेटाइजेशन का क्या मतलब है। हिपेटिक मतलब तो आपका लीवर होता है, तो यहाँ पर लंग की बात करें तो लीवर क्यों आया बीच में, ना। तो हिपेटाइजेशन क्यों कह रहे हैं, देखो ध्यान से आराम से समझो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें एल्वियोलाई के अंदर आ रही है। अब इसके साथ क्या हो सकता है, जब भी ये आ रही है ब्लड वेसल के थ्रू एल्वियोलाई के अंदर, तब ब्लड वेसल की बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है आपके ब्लड वेसल की, वो डैमेज हो सकती है। और अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन या फिर ब्लड वेसल डैमेज हो गया तो यहाँ पर फिब्रिन भी बनेगा। क्या बनेगा गाइस, फिब्रिन बनेगा। तो ये फिब्रिन भी यहाँ पर आता है, कहाँ पर, एल्वियोलाई के अंदर। तो इसीलिए क्या होता है, एल्वियोलाई के अंदर क्या बनता है, एक्सूडेट बनता है। क्या बनता है, एक्सूडेट बनता है। अब एक्सूडेट के कंपोनेंट्स यही है, दैट इज जो आपके ब्लड के जो सेल्स है वो सब, और फिब्रिन। तो इस एक्सूडेट को हम लोग कहते हैं दैट इज फिब्रिन रिच एक्सूडेट। क्या कहते हैं हम लोग इसको, फिब्रिन रिच एक्सूडेट। समझ गए। अब ये एक्सूडेट आपके एल्वियोलाई के अंदर आया है, क्या हुआ है, ये एक्सूडेट एल्वियोलाई के अंदर आया है। तो अब इस वजह से क्या होगा, एयर गैस एक्सचेंज होगा, क्या, डिक्रीज्ड एयर गैस एक्सचेंज। और इसी को हमने क्या टर्म दिया था, याद करो, स्टार्टिंग में हमने बात की थी, इसी को हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने कहा था कंसोलिडेशन। ठीक है। और कंसोलिडेशन की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। और यहाँ पर क्या होगा, अब एल्वियोलाई का अफेक्ट कर रहा है, ये भी हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पर कफ आएगा, कफ विथ स्पुटम। तो ये होते हैं यहाँ पर फीचर्स। देखो हम कैसे इसको पढ़ सकते हैं, आराम से देखो, आराम से समझो। पहले आपको क्या पढ़ना है कि इसमें बेसिकली ग्रॉस में क्या चेंज हो रहा है। देखो ग्रॉस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ग्रॉस में जो है
ग्रॉस में क्या क्या हो रहा है, आपकी जो लंग है वो कैसी हो रही है, फर्म हो रही है, लंग जो है फर्म हो रही है। दूसरी चीज़ कैसे दिख रही है, लंग रेड दिख रही है। फर्म का मतलब ही क्या है, कंसोलिडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पर सिम्टम्स क्या दिख रहा है आपको, ये सारे हो गए सिम्टम्स। ये सारे क्या हो गए, सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या क्या है, कंसोलिडेशन, रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी, कफ विथ स्पूटम। और यहाँ पर एयर गैस एक्सचेंज रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सुडेट, दैट इज फिब्रिन रिच एक्सुडेट, जिसमें क्या क्या शामिल है, सारे ब्लड के सेल्स और फिब्रिन। आई होप रेड हिपेटाइजेशन पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, सबको समझ गया। अब एक चीज़ याद करो, मैंने आपको कहा था कि ये जो स्पूटम है ये रेड कलर का दिखता है। याद है आपको, स्पूटम जो है वो रेड कलर का दिखता है। सॉरी, आपके स्पूटम कौन से कलर का दिखता है, ब्राउन कलर का स्पूटम दिखता है। अब हम लोग इसका रीज़न समझेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग ग्रे हिपेटाइजेशन पे आते हैं। अब ग्रे हिपेटाइजेशन 5 to 7 डेज़ के बाद होता है। कितने दिनों के बाद होता है, 5 to 7 डेज़ के बाद। अब इसमें क्या क्या होता है ध्यान से समझो, ठीक है। अगली स्टेज कौन सी है गाइस, अगली स्टेज है ग्रे हिपेटाइजेशन। अब इसमें ग्रॉस के अंदर क्या क्या दिखता है, पहले देखो ग्रॉस के अंदर क्या दिखता है। ग्रॉस के अंदर लंग सिमिलरली फर्म होगी और यहाँ पर ग्रे होगी। और सेम यहाँ पर भी क्या होगा, एक्सुडेट होगा। और एक्सुडेट की वजह से क्या होगा, एयर गैस एक्सचेंज होगा क्या, फिर एयर गैस एक्सचेंज नहीं होगा, जिस वजह से वही सेम टू सेम सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। तो सिम्टम्स विल बी सेम इन ग्रे हिपेटाइजेशन, ठीक है। सिम्टम्स बिल्कुल डिट्टो सेम है। बस यहाँ पर फ़र्क क्या है, ध्यान से समझो। यहाँ पर फ़र्क क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है, आते हैं आपके मैक्रोफेजेस आते हैं। सॉरी, माइक्रोफेजेस यहाँ पर नहीं आते। देखो यहाँ पर फ़र्क क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। यहाँ पर सिर्फ एक ही फ़र्क है कि यहाँ पर जो है फिब्रिन का अमाउंट बढ़ जाता है। किसका अमाउंट बढ़ता है, फिब्रिन का अमाउंट बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल और ज़्यादा डैमेज होती है और जिस वजह से फिब्रिन का अमाउंट बढ़ता है। बाकी पूरा यहाँ पर सेम है, एक्सेप्ट फॉर यहाँ पर जो आपको क्या अलग दिख रहा है। यहाँ पर एक ही चीज़ यहाँ पर डिफरेंट होने वाली है। देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ रेड का और ग्रे का। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होगा, ध्यान से समझो। ग्रे हिपेटाइजेशन के अंदर आरबीसी का लाइसिस होता है। अब आरबीसी का लाइसिस होगा तो मुझे बताओ क्या बनेगा, हीमोसिड्रीन बनेगा। और हीमोसिड्रीन का कलर क्या होता है, दैट इज ब्राउन कलर। और इसी वजह से कफ के अंदर मैंने कहा था कफ कैसा दिखता है, दैट इज ब्राउन रस्टी स्पूटम। याद करो, ब्राउन रस्टी स्पूटम। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो यही एक डिफरेंसिंग पॉइंट है आपके रेड हिपेटाइजेशन का और ग्रे हिपेटाइजेशन का। सबको क्लियर हो गया, ओके। और एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पर फिब्रिन है, अब यहाँ पर आरबीसी का लाइसिस हो रहा है। तो एक्सुडेट के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, फिब्रिन दिखेगा। क्या है यहाँ पर आरबीसी दिखेंगे, आरबीसी नहीं दिखेंगे। सबको क्लियर, फ़र्क इतना ही है। क्या फ़र्क है कि आपको हीमोसिड्रिन कफ के अंदर ब्राउन रस्टी स्पूटम और एक्सुडेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिब्रिन प्रेजेंट होगा, आरबीसी प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर है सबको, ओके। नेक्स्ट स्टेज है रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन का सिंपल क्या मतलब होता है, देखो जो मैक्रोफेजेस है वो आ जाते हैं यहाँ पर। अब मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं तो सबको जो आकर क्या कर देते हैं, सबको क्लियर कर देते हैं। क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, मतलब मार देते हैं, मैक्रोफेजेस खा लेते हैं, ठीक है। कम एंड क्लियर एवरीथिंग, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विफैक्शन ऑफ डेब्रिस होता है। अब इस वजह से जो एक्सुडेट है वो थिक बन जाता है। कैसा बनता है, थिक बनता है, ठीक है। लिक्विफैक्शन, आई एम सो सॉरी, एक्सुडेट थिक नहीं बनता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिक्विफैक्शन होता है डेब्रिस का, ठीक है। अब ये मैक्रोफेजेस ने जो सारी चीज़ें क्लियर की है, ये जो आपका जितना भी मास ऑफ बैक्टीरियाज है, मास ऑफ डेड बैक्टीरिया, WBC, फिब्रिन, तो ये जितना भी मास है ये एक तो क्या हो सकता है, ये कफ आउट हो जाएगा स्पूटम के फॉर्म में। और क्या हो सकता है कि इसको जो है मैक्रोफेजेस क्लियर कर दे और यहाँ पर स्कार टिश्यू बने और ये जो स्कार टिश्यू है हील हो जाता है, ठीक है। हील्स इन 2 वीक्स, हील्स इन कपल ऑफ वीक्स। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि रिजोल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, मैक्रोफेजेस आ रहे हैं और वो सारा जो भी डेड चीज़ है उसको क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। सबको क्लियर है,
ये हो गए सारे स्टेजेस। अब आपको एक बात मैं बता दूं कि नॉर्मली जब भी आपको स्टेजेस दिखना स्टार्ट होते हैं, आप क्या वेट नहीं करते हो कि ये रिजोल्यूशन हो जाए, हीलिंग हो जाए, फाइब्रोसिस हो जाए। आप बीच में ही कभी भी एंटीबायोटिक्स देके बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हो। तो ये स्टेजेस सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है, ठीक है। इसके पहले हम लोग एंटीबायोटिक्स देके ये स्टेजेस को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। वे स्टेजेस की समरी है, देखो याद करो क्या क्या था। पहले था कंजेशन, कंजेशन में क्या हो रहा था, वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ रही थी, रेड कलर का हो रहा था सब, ठीक है, रेड कलर का हो रहा था। अगला स्टेज क्या था, रेड हिपेटाइजेशन, लंग जो है रेड कलर की दिख रही थी। यहाँ पर रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी हो रही थी एक्सुडेट की वजह से, यानी कि जो एल्वियोलाई है उसके अंदर WBCs RBCs ये सब एक्यूमुलेट हो रहे थे, फिब्रिन भी एक्यूमुलेट हो रहा था, तो ये रेड हिपेटाइजेशन। अगला था ग्रे हिपेटाइजेशन, यहाँ पर RBCs नहीं थे, देखो यहाँ पर RBCs दिख रहे हैं रेड हिपेटाइजेशन में, यहाँ पर ग्रे के अंदर दिख रहे हैं RBCs नहीं दिख रहे, यहाँ पर WBCs दिख रहे हैं, इस वजह से ग्रे कलर आ रहा है। सबको क्लियर है? तो RBCs यहाँ पर नहीं दिख रहे। और क्या फ़र्क बताया था मैंने यहाँ पर, और क्या फ़र्क बताया था, यहाँ पर ब्राउन कलर का स्पूटम आता है, ब्राउन डस्टी स्पूटम इसके अंदर, ठीक है। तो ये था। फिर अगला क्या था, रिजोल्यूशन, देखो मैक्रोफेजेस आ रहे हैं और सबको क्लियर कर रहे थे। सो दिस आर स्टेजेस, और ये सारी समरी हो गई आपके स्टेजेस की। सो दिस वेयर स्टेजेस ऑफ टिपिकल न्यूमोनिया। अगला टॉपिक है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ न्यूमोनिया। देखो कॉम्प्लिकेशंस आसान सा टॉपिक है। देखो पहला कॉम्प्लिकेशन है लंग एब्सेस, ठीक है, लंग एब्सेस। अब देखो जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रहा था तो फिर क्या हो रहा था, देखो डिस्ट्रक्शन हो रहा था लंग पैरेन्काइमा का। तो लंग एब्सेस का सिंपल मतलब होता है कि एक्सेस डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। लंग पैरेन्काइमा हो रहा है जिस वजह से क्या हो रहा है, जिस वजह से लोकलाइज्ड पस का कलेक्शन हो रहा है, लोकलाइज्ड पस का कलेक्शन हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं लंग एब्सेस। देखो एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरेन्काइमा की वजह से लंग का यहाँ पर लंग के अंदर क्या हो रहा है, लोकलाइज्ड पस कलेक्शन हो रहा है। अब इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है, मतलब ये सारे फैक्टर्स जिनके वजह से ये हो सकता है, ठीक है, जिनके वजह से हो सकता है। देखो पहले तो क्या है, अल्कोहल, और दूसरा क्या है कि आपका कफ का रिफ्लेक्स हैम्पर हुआ है, कफ का रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है, कफ का रिफ्लेक्स नहीं हो रहा है। तो अल्कोहलिक, जो भी अल्कोहलिक है उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्सेस हैम्पर होते हैं, और रिफ्लेक्स हैम्पर वजह से कफ का रिफ्लेक्स अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, कौन सा न्यूमोनिया होगा, याद करो। इस न्यूमोनिया को हम लोग कहते हैं एस्पायरेशन न्यूमोनिया। एस्पायरेशन न्यूमोनिया मतलब कफ बाहर जा ही नहीं रहा है, कफ वापस अंदर जा रहा है, जिस वजह से लंग का पैरेन्काइमा फिर से डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिस वजह से पस का कलेक्शन हो रहा है, दैट इज एस्पायरेशन न्यूमोनिया, ठीक है। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है कि अल्कोहलिक है और कफ का रिफ्लेक्स नहीं हो रहा है। अगली चीज़ ये समझो कि इसका साइट, मोस्ट कॉमन साइट क्या होगा, इसका साइट क्या होगा, मोस्ट कॉमनली साइट क्या होगा, इसका मोस्ट कॉमन साइट जो है राइट साइड की लंग होगी, राइट साइड की लंग मोर देन लेफ्ट साइड की लंग। अब इसका रीज़न बताओ। देखो राइट साइड का जो आपका ब्रोंकस है वो थोड़ा बिगर साइज का होता है, ठीक है, इस वजह से जो एस्पायरेशन है वो मोस्टली राइट साइड में होता है, ठीक है, इस वजह से साइट मोस्ट कॉमनली राइट साइड जो है वो इन्वॉल्व होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। अब समझो कि जो एस्पायरेशन है इसके अंदर मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है दैट इज इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन जनरली जो है वो अनएरोबिक होता है, ठीक है, अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादातर एस्पायरेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इन्फेक्शन जनरली क्या होता है, अनएरोबिक। और इसके अंदर आपको डायग्नोस करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक सेंटेंस याद रखना है कि लंग एब्सेस में क्या होता है, कोपियस अमाउंट ऑफ स्पूटम, मतलब बहुत ज़्यादा कोपियस अमाउंट ऑफ स्पूटम होता है, कोपियस अमाउंट ऑफ स्पूटम। और ये जो स्पूटम है दैट इज फॉल इन स्मेल, खराब स्मेल वाला स्पूटम, ठीक है। तो फॉल स्मेल, कोपियस अमाउंट स्पूटम दिख रहा है तो दैट इज लंग एब्सेस। सबको क्लियर है? और एक चीज़ मैं आपको बता दूं लंग एब्सेस के बारे में कि एक्सरे के अंदर जब आप लंग एब्सेस को ऑब्जर्व करते हो एक्सरे के अंदर तो एयर फ्लूइड लेवल ऑब्जर्व होता है, एयर फ्लूइड लेवल। एयर फ्लूइड लेवल का सिंपल मतलब क्या है, देखो मान लो कि ये आपकी लंग है, ये आपकी लंग है, ये आपकी लंग है मान लो, इसके अंदर मान लो एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर बता दूँ एल्वियोलाई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्लूइड है, यहाँ पर फ्लूइड है, तो यहाँ पर एयर है, तो ये एयर फ्लूइड लेवल ये आपको ऑब्जर्व होता है लंग एब्सेस के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट लंग एब्सेस। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। आगे देखो अगला कॉम्प्लिकेशन क्या है, प्लूरल इन्फ्लेमेशन। अगला कॉम्प्लिकेशन क्या है, प्लूरल इन्फ्लेमेशन। क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है आपके प्लूरा का। और प्लूरल इन्फ्लेमेशन के बाद क्या हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब क्या है, फ्लूइड कलेक्शन। प्लूरल स्पेस में क्या हो रहा है, फ्लूइड कलेक्शन इन प्लूरल स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। अगला देखो इम्पाइमा एंड पायोथोरैक्स। अब देखो ये जो पस जो यहाँ पर ये हो रहा था लंग एब्सेस, ये एक्सटेंड कर सकता है, इट कैन एक्सटेंड, ठीक है। अगर ये लंग एब्सेस एक्सटेंड कर गया, देखो लंग एब्सेस ये क्या हो सकता है,
एक्सटेंड हो सकता है और ये प्लूरल स्पेस में भी जा सकता है, राइट। ये प्लूरल स्पेस में भी जा सकता है और प्लूरल स्पेस में भी ये क्या कर सकता है, पस का फॉर्मेशन कर सकता है, एब्सेस बना सकता है, राइट। तो उसी को हम लोग कहते हैं इम्पाइमा और पायोथोरैक्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो इम्पाइमा का मतलब होता है लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, लोकलाइज्ड पस कलेक्शन, कुछ कुछ जगहों पर कलेक्शन, लोकलाइज्ड पस कलेक्शन। और पायोथोरैक्स का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे प्लूरल कैविटी के अंदर पस इन प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी, पूरे के पूरे प्लूरल कैविटी के अंदर पस कलेक्शन, तो दैट इज पायोथोरैक्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इम्पाइमा एंड पायोथोरैक्स। ये अगली चीज़ है। अगला क्या है, एआरडीएस हो सकता है। मान लो कि अगर गलती से भी इस डैमेज की वजह से एंडोथेलियल डैमेज हो गया, और एंडोथेलियल डैमेज के बाद आपको पता है, मैंने बताया था एआरडीएस इसके 2 स्टेजेस, एक्यूट और फिर ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। तो एआरडीएस एक कॉम्प्लिकेशन बन सकता है इसका। अगला कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का सिंपल मतलब क्या है, सेप्सिस। कि मान लो कि अगर ये जो डैमेज है, जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है जो कि एब्सेस करा रहा है लंग के अंदर, वो अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ गया तो ये बॉडी के अंदर कहीं पे भी जा सकता है। तो इस वजह से जो है, मान लो ब्रेन एब्सेस वगैरह हो गया, ब्रेन एब्सेस हो गया बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म गोइंग इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो ये ब्रेन एब्सेस वगैरह हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं डिसेमिनेशन। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपके इसका, किसका, ठीक है। तो इसका ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ न्यूमोनिया। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अगला टॉपिक है एटिपिकल न्यूमोनिया। देखो एटिपिकल न्यूमोनिया, इसको फास्ट खत्म करते हैं। देखो एटिपिकल न्यूमोनिया क्यों कॉज हो रहा था, इट वाज बिकॉज ऑफ इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया था इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म की वजह से एटिपिकल न्यूमोनिया हो रहा था। अभी इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से हो रहा था, इट वाज ड्यू टू माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। और किसके वजह से हो रहा था, वायरस वगैरह की वजह से। एग्जाम्पल ले लिया हमने कोविड, क्योंकि इंट्रासेल्युलर है, राइट। तो ये किसको अफेक्ट करेंगे, क्या ये एल्वियोलाई को अफेक्ट करेंगे, नहीं, इट विल अफेक्ट इंटरस्टिशियम, राइट। तो इसको हम लोग समझते, देखो क्या होता है। मान लो हम कोविड को समझ रहे, किसको समझ रहे, कोविड को समझ रहे। क्या होता है कि ये जो कोविड का जो वायरस है, ये क्या करता है, एंटर करता है एल्वियोलाई को, ये एंटर करता है एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई से जो है ये आता है इंटरस्टिशियम के अंदर, इट कम्स टू इंटरस्टिशियम। कहाँ आता है, इंटरस्टिशियम के अंदर आता है। क्यों इंटरस्टिशियम में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म बहुत स्मॉल है ना गाइस। कोविड आप देखो, वायरस इतना स्मॉल है कि वो आसानी से ब्लड वेसल को पार कर जाता है और फिर वो इंटरस्टिशियम के अंदर आता है। अब इंटरस्टिशियम के अंदर क्या करता है कि इट अफेक्ट्स, इससे बेटर रहेगा इन्फेक्ट्स, इट बेसिकली इन्फेक्ट्स सेल्स ऑफ इंटरस्टिशियम। तो इंटरस्टिशियम के सेल्स को जो है ये इन्फेक्ट करता है, इंटरस्टिशियम के सेल्स को जो है ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। अब कौन से सेल्स को ये इन्फेक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट हो गए, इंटरस्टिशियम के जो फाइब्रोब्लास्ट है उसको, और ब्लड वेसल को, ब्लड वेसल के एंडोथेलियम को, एंडोथेलियम, इनको जो है ये इन्फेक्ट करता है। अब इसको इन्फेक्ट के बाद क्या होता है, अब ये जो सेल्स है इनको इसने इन्फेक्ट कर लिया है, किसको, फाइब्रोब्लास्ट को, ब्लड वेसल, एंडोथेलियम को। तो क्या होता है, लिम्फोसाइट आते हैं। क्या आते हैं, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आपको याद होगा, CD8T लिम्फोसाइट्स, CD8T लिम्फोसाइट, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी थे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इनको हम लोग साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल्स भी कहते हैं, साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल्स, बराबर, साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल्स। तो ये क्या करते हैं, ये जो है लिम्फोसाइट्स आते हैं और इस फाइब्रोब्लास्ट, जो इन्फेक्टेड फाइब्रोब्लास्ट है, इसको आके अटैक कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, इसको अटैक कर देते हैं, समझ गए। जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से समझो कि इंटरस्टिशियम के अंदर क्या हो रहा है, फाइब्रोब्लास्ट दिख रहे हैं, फाइब्रोसिस हो रहा है, और यहाँ पर लिम्फोसाइट्स है, कौन से, CD8T लिम्फोसाइट। तो ये आपको इंटरस्टिशियम के अंदर ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है, क्या क्या दिख रही है, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोसिस और लिम्फोसाइट। तो जिस वजह से क्या होता है, इंटरस्टिशियल का जो है, इंटरस्टिशियल का यहाँ पर एक्सपांशन हो जाता है अलॉन्ग विथ इनफिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट। अब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होता है एक्सरे में, जो आपको रेडियोलॉजी में वापस रिपीट होगा। तो इसका एक्सरे का एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होता है, दैट इज ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, या फिर इसको आप लोग रेटिकुलर ओपेसिटी कहते हो, रेटिकुलर ओपेसिटी। अभी आपको रेडियो के अंदर इसका पूरा डायग्राम दिखाया जाएगा। तो इसमें क्या है, रेटिकुलर ओपेसिटी या फिर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, समझ गए। अभी पहले जो हमने बात की थी कि इसमें एल्वियोलाई अफेक्ट हो रहा है, क्या एल्वियोलाई यहाँ पर अफेक्ट नहीं हो रहा, तो इस वजह से यहाँ पर स्पूटम आएगा, क्या
स्पुटम आएगा क्या? स्पुटम नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर कफ प्रेजेंट रहेगा। कफ क्यों प्रेजेंट रहेगा? क्योंकि यहाँ पर इरिटेशन है, राइट। इरिटेशन होगी तो कफ का रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा और कफ यहाँ पर प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पर स्पुटम का प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होगा। बट इसका एक रिस्क फैक्टर क्या है कि मान लो अगर इंटरस्टिशियम से जाकर अगर इसने एंडोथेलियम का डैमेज कर दिया तो इट कैन ट्रिगर ARDS। जो कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कोविड 1% केस में काफ़ी डेंजर साबित हो रहा था, क्योंकि उसमें ARDS हो रहा था, एक्यूट स्टेज, ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, ये सब हो रहा था, समझ गए। तो 1% केस में जो है ये काफ़ी डेंजर साबित हो रहा था। तो ये इसका एक रिस्क फैक्टर यानी कि कॉम्प्लिकेशन हो सकता था, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टिशियम को अफेक्ट कर रहा था, इसलिए इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं था। ये OPD में मैनेज हो रहा था, राइट। OPD के अंदर ये मैनेज हो रहा था। इस वजह से इसको हमने वॉकिंग न्यूमोनिया भी कहा था। क्या कहा था? वॉकिंग न्यूमोनिया। सो दिस इज ऑल अबाउट अटिपिकल न्यूमोनिया। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। देखो हमने क्या क्या पढ़ा बेसिकली न्यूमोनिया के अंदर। देखो पहले तो हमने क्या पढ़ा था कि न्यूमोनिया है क्या, वो पढ़ा। फिर इसका हमने क्लासिफिकेशन किया, ग्रॉस, फिर इटियोलॉजी, राइट। ग्रॉस फिर इटियोलॉजी, फिर कुछ क्लूज देखे फॉर डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोनिया, कौन सा ऑर्गेनिज्म कर रहा है उसके लिए। फिर हमने स्टेजेस ऑफ टिपिकल न्यूमोनिया देखे, ये बहुत अच्छे से देखे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्टेजेस, कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, रिजोल्यूशन क्या है, ये उसका हमने डायग्राम अच्छे से समराइज़ किया। फिर हमने कॉम्प्लिकेशंस देखे न्यूमोनिया के, लंग एब्सेस इंपॉर्टेंट, SAQ है, ठीक है, SAQ इंपॉर्टेंट है। फिर पूरे हमने कॉम्प्लिकेशंस पढ़े। फिर लास्टली हमने एटिपिकल न्यूमोनिया का पूरा पैथोजेनेसिस पढ़ा, इसका हमने कॉम्प्लिकेशन पढ़ा, ठीक है। तो विद दिस नोट वी हैव कंप्लीटेड न्यूमोनिया। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम लोग न्यूमोनिया के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि नीट PG में कैसे इसके PYQs आए हैं, और हम लोग उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस भी ला रहे हैं न्यूमोनिया के, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, थैंक यू।